निकोला टेस्ला का ये डिवाइस आपके बिजली के बिल को हमेशा के लिए फ्री कर सकता था। टेस्ला का सपना था कि बिजली को बिना तारों के दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज रेडियो वेव्स और वाईफाई सिग्नल्स काम करते हैं। उनका मानना था कि पृथ्वी की एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है जिससे ऊंचे टावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जा सकता है। जहां इलेक्ट्रिसिटी की एक एटमॉस्फेरिक लेयर पूरी दुनिया में वायरलेस तरीके से फैली होती और कोई भी अपने घर पर लगे इसके रिसीवर एंटीना के थ्रू अपने घर में बिजली वायरलेस तरीके से रिसीव करके प्रयोग कर सकेगा। यह टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके जरिए वह दुनिया के हर घर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। उन्होंने इस पर सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट वार्डनक्लिफ टावर के जरिए किया, लेकिन यह सपना कभी हकीकत में नहीं बदल सका। पर आखिर क्यों, और क्यों इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी? आइए समझते हैं इस महान इन्वेंशन की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1901 में, जब टेस्ला ने अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में एक विशाल टावर बनाया जिसे वार्डनक्लिफ टावर कहा गया। उनका मानना था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को पृथ्वी की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर डालकर एम्पलीफाई किया जाए तो इसे बिना तारों के पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। उनकी कल्पना के मुताबिक यह टावर एक तरह का पावर स्टेशन होता जो बिजली को एटमॉस्फेरिक कंडक्टिविटी लेयर के जरिए दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता था। उनके इस आइडिया का एक आधार यह भी था कि पृथ्वी की एक ऊपरी लेयर जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है वह इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च क्षमता वाली कंडक्टर की तरह काम कर सकती है। टेस्ला ने यह भी साबित किया था कि बिजली को दूर तक भेजना संभव है। उन्होंने अपने प्रयोगों में 200 बल्ब बिना किसी तार के जलाए और यहाँ तक कि उनके हाथ में मौजूद बल्ब भी बिना किसी कनेक्शन के रोशनी दे रहा था। लेकिन सवाल यह था कि अगर वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है तो इंसानों को करंट क्यों नहीं लगेगा? टेस्ला ने इसका भी हल निकाल लिया था। उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग किया जो शरीर की ऊपरी सतह से गुजरते हुए सीधे पृथ्वी में चले जाते थे। इसे स्किन इफेक्ट कहा जाता है, जिससे इंसानों को नुकसान नहीं होता। उनका मानना था कि यह टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी होगी कि दुनिया में युद्ध खत्म हो सकते हैं और इंसान विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन कुछ लोगों को उनका यह डिवाइस खास पसंद नहीं आया। टेस्ला को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फंडिंग की जरूरत थी। शुरुआत में उन्हें कुछ इन्वेस्टर्स मिले जैसे जैकब एस्टर और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, लेकिन यह रकम इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर जेपी मॉर्गन, जो उस समय अमेरिका के सबसे बड़े बैंकरों में से एक थे, उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और फंड देने की बात कही। लेकिन ये उसकी एक बड़ी चाल थी टेस्ला के इस क्रांतिकारी प्रोजेक्ट को बंद करने की, क्योंकि जब जेपी मॉर्गन को समझ में आया कि टेस्ला की वायरलेस एनर्जी टेक्नोलॉजी बिजली की तारों और पावर ग्रिड्स को पूरी तरह खत्म कर देगी, तो उसने इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। 1901 में जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए $1.5 लाख यानी आज के हिसाब से लगभग $5 मिलियन दिए, तो उसने चालाकी से बदले में टेस्ला की कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए। टेस्ला को उस समय जेपी मॉर्गन के इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। जेपी मॉर्गन जनरल इलेक्ट्रिक का मालिक था और उसकी कई बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक तारों, स्टील, इंसुलेशन, कोयला और पावर ग्रिड्स पर निर्भर थीं। अगर टेस्ला सफल हो जाते तो इन कंपनियों की जरूरत ही खत्म हो जाती और मॉर्गन को अरबों डॉलर का नुकसान होता। इसलिए मॉर्गन ने टेस्ला की फंडिंग बंद कर दी और उनके बारे में इन्वेस्टर्स और बैंकों को यह कहकर गुमराह किया कि यह प्रोजेक्ट असंभव है। उन्होंने बाकी इन्वेस्टर्स को भी मना कर दिया कि वे टेस्ला में पैसे न लगाएं। टेस्ला को अब अपने टावर को पूरा करने के लिए और पैसे की जरूरत थी, लेकिन जेपी मॉर्गन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने पत्र में टेस्ला को लिखा, मुझे तुम्हारा खत मिला, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब टेस्ला के पास कोई रास्ता नहीं था। उनके पास अपने खुद के शेयर बेचने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 166 फीट ऊंचा टावर खड़ा किया जो उनकी योजना से बहुत छोटा था। इस टावर का ऊपरी हिस्सा कॉपर और स्टील से बना था, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई गई थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी आयोनोस्फीयर तक आसानी से पहुंचे। लेकिन अब जेपी मॉर्गन ने बाकी फाइनेंसरों को भी टेस्ला से दूर कर दिया और धीरे धीरे उनका पूरा सपना बिखरने लगा। फिर भी उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। 14 जुलाई 1903 को टेस्ला ने अपने टावर को रात में चालू कर दिया और पूरे लॉन्ग आइलैंड के आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। यह रोशनी कई दिनों तक हर रात दिखाई देती रही। किसी को समझ नहीं आया कि टेस्ला आखिर क्या साबित करना चाहते थे, लेकिन शायद यह उनकी इस तकनीक को दुनिया के सामने लाने की आखिरी कोशिश थी। परंतु पैसों की कमी के कारण उन्हें 1906 में यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। 1911 में टेस्ला को अपनी पूरी रिसर्च लैब गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन कोई लाभ
नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। 1912 तक उन्हें ओसीडी जैसी समस्याएं होने लगी। वे हर चीज को अत्यधिक स्वच्छ रखने लगे, बार बार हाथ धोते, खाने के लिए 18 नैपकिन रखते और कई बार उन्हें अनजान आवाजें सुनाई देने लगती। 1934 में उन्होंने डेथ रे बीम नामक एक तकनीक पर काम करना शुरू किया, जिससे एक साथ 10,000 हवाई जहाजों को नष्ट किया जा सकता था। उन्होंने इसे कई देशों को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी। फिर 1943 में एक दिन टेस्ला की न्यूयॉर्क के एक होटल में अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अमेरिकी सरकार और CIA ने उनकी सभी शोध सामग्रियों, दस्तावेजों और नोट्स को जब्त कर लिया। इन दस्तावेजों में उनके वायरलेस ऊर्जा संचार और कई अन्य क्रांतिकारी आविष्कारों की जानकारियां थीं। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उनके शोध पत्र कहां गए और अमेरिकी सरकार ने उनके साथ क्या किया। टेस्ला का सपना था कि बिजली दुनिया के हर कोने तक बिना किसी तार के पहुंचे, लेकिन JP मॉर्गन और अन्य व्यापारिक दिग्गजों के लालच ने इसे हकीकत बनने से रोक दिया। अगर यह तकनीक सफल होती तो आज दुनिया में शायद मुफ्त बिजली होती और मानवता विज्ञान में कहीं आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन टेस्ला की विरासत कभी नहीं मरी। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक उनकी खोजों को समझने और दोबारा जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या टेस्ला की वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर तकनीक को एक दिन फिर से खोजा जा सकेगा, या फिर यह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दबी रह जाएगी। और विज्ञान की इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इस पर चर्चा जरूर करिएगा।